करते हैं, है ना। सबसे पहले समझते हैं भाई, स्टार्ट है। सबसे पहले समझते हैं एनालिसिस किसे कहते हैं, है ना। हिंदी में बोलते हैं इसको आकलन, ठीक है। आकलन में एनालिसिस जो होता है वो दो टाइप से हो सकते हैं, जिसमें पहला होता है क्वालिटेटिव और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव, ठीक है। सो एनालिसिस कैन बी ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस, द सेकेंड वन इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। हिंदी में इसको कहते हैं गुणात्मक विश्लेषण और इसको कहते हैं मात्रात्मक विश्लेषण, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, गुणों की व्याख्या, ठीक है। इसमें गुण देखेंगे और इसमें क्या निकालेंगे, मात्रा का निर्धारण, ठीक है। इसका प्रकार होता है जिसमें हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस जब हम लोग करते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं जो बीएससी फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा था और बीएससी सेकेंड ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हम लोग पढ़ते हैं कि टू फाइंड आउट द फंक्शनल ग्रुप इन गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। या बीएससी सेकेंड ईयर में क्या किया, टू फाइंड आउट द कंपाउंड, है ना, टू फाइंड आउट द अननोन कंपाउंड इन गिवन मिक्सचर, ऐसा, है ना। अब उसमें क्या करते हैं बेटा, हम लोग ये देखते हैं कि उसका कलर क्या है, उसकी अवस्था क्या है, वो धुआं जलाने पर धुआं दे रहा है कि नहीं दे रहा है, एरोमेटिक है कि एलिफेटिक है, यही सब देखते हैं ना। और उसके बाद उसका कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं और कंफर्मेटरी टेस्ट करने के बाद हमें पता लगता है कि वो कौन सा कंपाउंड है। तो हम लोगों ने क्या किया, उसके गुणों की व्याख्या की, है ना। वो एलिफेटिक है, उसका गुण है, वो एरोमेटिक है, वो सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, ये सब चीजें क्या है, उसकी गुण है। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो इस तरीके की जितने भी एनालिसिस होती है उनको हम लोग गुणात्मक विश्लेषण या फिर क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंतर्गत लेते हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर में इनऑर्गेनिक में हम लोगों ने सॉल्ट एनालिसिस किया, सॉल्ट एनालिसिस किया था ना, एसिड रेडिकल निकाला, बेसिक रेडिकल निकाला। तो हम ये निकालते थे क्या कि उस दिए गए चूर्ण में कितना कार्बोनेट आयन प्रेजेंट है, ये निकालते थे क्या, नहीं, हम ये निकालते थे कि क्या प्रेजेंट है। तब हमें पता चलता था उसमें कार्बोनेट आयन प्रेजेंट है या फिर सल्फेट है या बोरेट है या लेड है या मर्क्यूरी है, ये है ना। तो उसके गुणों का निर्धारण करते थे हम लोग। तो इस टाइप की जो एनालिसिस होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, गुणात्मक विश्लेषण या फिर क्वालिटेटिव एनालिसिस। आधी बात समझ में, ठीक है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस इनऑर्गेनिक में भी हो सकता है और ऑर्गेनिक में भी हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस की। क्वांटिटेटिव एनालिसिस को फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला होता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस और दूसरा होता है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। हिंदी में इसको बोलते हैं आयतनात्मक और ये होता है भारात्मक, ठीक है। नाम से पता चल रहा है वॉल्यूम या फिर आयतन और यहाँ पे नाम से पता चल रहा है भार, ठीक है। तो ये वाली जो एनालिसिस होती है इसमें हम लोग वॉल्यूम का एनालिसिस करते हैं। किसका एनालिसिस करते हैं, मतलब कौन से टाइप का पदार्थ होगा यहाँ पर, लिक्विड। क्या होगा यहाँ पर, लिक्विड का वॉल्यूम होता है ना, ठीक है। और यहाँ पर क्या पदार्थ होगा, सॉलिड, जिसमें कि हम लोगों ने वेट काउंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग वेट काउंट करते हैं और यहाँ पर वॉल्यूम काउंट करते हैं। और इस टाइप का जो टाइप एनालिसिस होता है उसके अंतर्गत आता है
टाइट्रेशन। क्या आता है? हिंदी में बोलते हैं इसको अनुमापन। क्या आता है? ठीक है, नाम सुना होगा इसके पहले। ठीक है, कोई डाउट? ठीक, हो गया इतना, आगे बढ़े। ठीक, बेटा पॉज कर दो, पॉज। लगभग n/10 पॉज कर। ध्यान दीजिए कि आपको कुछ टर्म्स मिल रहे हैं बेटा, है ना, कुछ टर्म्स पे फोकस करें। ये n/10 आ रही बात समझ में। दूसरा ये माध्यमिक विलयन, ठीक है। ये कुछ चीजों को अपन फोकस करते हैं और उसके ऊपर चर्चा करते हैं हम लोग, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये एक टाइप का वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है। क्या ये? ठीक है। जो हम लोग क्या करेंगे इसमें, क्या करेंगे? टाइट्रेशन आपने पहले भी पढ़ा होगा, 11th में किया होगा या 12th में किया होगा। बट यहाँ ये जो टाइट्रेशन है ये थोड़ा सा अलग टाइट्रेशन है। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि व्हाट इज टाइट्रेशन। ठीक है, तो टाइट्रेशन क्या होता है बेटा? कौन बता सकता है? किसी को पता है टाइट्रेशन या अनुमापन किसे कहते हैं? ये वाइवा में पूछा जाता है। सबसे पहले आप बोलोगे, जब ये ऑब्जेक्ट बताओगे सर हमने ये एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्होंने बोला कि क्या किया, तो आपने बोला सर टाइट्रेशन किया। तो पूछेगा कि बताओ टाइट्रेशन किसको बोलते हैं। सबसे पहला प्रश्न वाइवा का, किसे कहते हैं टाइट्रेशन? टाइट्रेशन में दो चीजें होती हैं, एक नोन सॉल्यूशन और दूसरा होता है अननोन सॉल्यूशन। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं ज्ञात विलयन और ये अज्ञात विलयन। अब ये ज्ञात और अज्ञात विलयन इस सेंस में नहीं होता है कि वो विलयन क्या है ये नहीं पता हम लोगों को। हम लोगों को दोनों विलयन क्या है ये पता होता है, मगर ये नहीं पता होता कि उसकी सांद्रता कितनी है। ठीक है, तो इसको ऐसे बोलते हैं ज्ञात सांद्रता वाला विलयन। ठीक है, देखो ज्ञात और अज्ञात का मतलब क्या होता है? जो हमें नहीं पता है। एक दो बॉटल्स पड़ी हुई हैं आपके सामने में, एक बॉटल में ऑक्सैलिक एसिड पड़ा है, दूसरे में नहीं पता क्या पड़ा है। तो जिसमें नहीं पता क्या पड़ा है तो उसको क्या बोलोगे आप? अननोन बोलोगे ना? नहीं, मगर हमने आपको बता दिया एक में ऑक्सैलिक एसिड है और दूसरे में NaOH है, तो अब दोनों ज्ञात हुए कि अज्ञात हुए? तो दोनों ज्ञात हो गए। ठीक है, हमने बोला ऑक्सैलिक एसिड की स्ट्रेंथ है n/10, कितनी है? मगर NaOH की स्ट्रेंथ नहीं बताई, तब दोनों ज्ञात हुए कि अज्ञात?
ठीक है, तो बेसिकली ये जो नोन वर्ड आ रहा है या अननोन वर्ड आ रहा है, ज्ञात विलयन आ रहा है या अज्ञात विलयन आ रहा है, वो सिर्फ सांद्रता से संबंधित होता है। आपको पता है कि NaOH है तो वो ज्ञात हो गया क्या? नहीं, उसकी सांद्रता अज्ञात है, इसलिए वो विलयन क्या कहलाता है? अज्ञात विलयन। मगर हम उसको लिखते हैं अज्ञात सांद्रता का विलयन, ऐसे लिखिएगा तब थोड़ा बेहतर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों विलयन पता है भाई हम लोगों को, ऑक्सैलिक एसिड भी पता है और NaOH भी पता है, मगर सांद्रता नहीं पता होती है। ठीक है, आई बात समझ में? तो एक होता है नॉन सोल्यूशन और दूसरा होता है अननोन सोल्यूशन। नॉन सोल्यूशन उसको बोलते हैं जिसकी स्ट्रेंथ या सांद्रता हम लोगों को ज्ञात होती है, और अननोन किसको बोलते हैं? आई बात समझ में? जिसकी एग्जैक्ट सांद्रता हम लोगों को पता होती है। क्या बताया हमने? जिसकी एग्जैक्ट सांद्रता हमें पता होती है उसको बोला जाता है मानक विलयन। क्या बोला जाता है? मानक विलयन। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं उसको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अरे हिंदी मतलब सरल भाषा, और ये सरल भाषा होती है ना? ज्यादा ही शुद्ध हिंदी में बात करेंगे तो समझ में आएगा क्या? नहीं। तो कुछ अंग्रेजी के शब्द भी जो होते हैं वो हिंदी होते हैं, जैसे मोबाइल हिंदी है ना, समझ में आता है ना मोबाइल बोलने से? मोबाइल मतलब होता है चलित, मोबाइल का एक्चुअली हिंदी मतलब होता है चलित। मोबाइल वैन सुना होगा ना, है ना? मोबाइल एम्बुलेंस सुना होगा ना, है ना? मोबाइल मेडिकल सुना होगा ना। तो मोबाइल का मतलब होता है बेटा बेसिकली चलित, जो चल सकता है, जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह, उसको मोबाइल बोलते हैं। अब सिर्फ आप लोग मोबाइल बोलते हो, मोबाइल नहीं होता, मोबाइल फोन होता है कि नहीं? पहले जो होता था वो एक जगह पड़े रहने वाला फोन होता था घर पे, है ना? टेलीफोन बोलते थे जिसको, है ना? उसका भी गलत मतलब होता था। टेलीफोन का मतलब होता था दूरभाष। टेली मतलब दूर, फोन मतलब भाष, मतलब आवाज से संबंधित, है ना? तो इसलिए कुछ अंग्रेजी के शब्द होते हैं जो कि हिंदी बोलते हैं जिसको हम लोग। ठीक है, तो सरल हल क्या होता है? ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। वो पूछते हैं कि बताओ बेटा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? तो बताओ किसको बोलते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन? एग्जैक्टली, ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता ज्ञात हो। आदिवासी में क्या कहलाता है वो? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन या मानक विलयन कहलाता है। आदिवासी समझ में? कोई डाउट नहीं? दूसरा सॉल्यूशन जो होता है जिसकी सांद्रता हमें ज्ञात नहीं होती है। ठीक है, अब इस मानक विलयन की सहायता से हम इस अज्ञात सांद्रता वाले विलयन की क्या निकालते हैं? सांद्रता का निर्धारण करते हैं। We determine the strength or the concentration of the unknown compound with the help of the standard solution or a known compound. ठीक है, तो अब हमने एक सेंटेंस बोलेंगे, उसको समझना। किसी ज्ञात सांद्रता वाले विलयन की सहायता से, क्या बोल रहे हैं? किसी ज्ञात सांद्रता वाले विलयन की सहायता से अज्ञात सांद्रता वाले विलयन की सांद्रता का निर्धारण करना क्या कहलाता है? यही इसकी परिभाषा है। अब एक बार जल्दी से बोलो, क्या होता है? इजी है, याद हो गया डेफिनेशन? हाँ, और ये पूछा जाता है भाई वाइवा में, हम भी जाते हैं तो बात पूछते हैं, आपसे भी पूछा जाएगा भाई टाइट्रेशन करो, टाइट्रेशन का मतलब तो बताओ। तो आप क्या मतलब बताओगे? किसी ज्ञात सांद्रता वाले विलयन की सहायता से अज्ञात सांद्रता वाले विलयन की सांद्रता का निर्धारण, टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ, to determine the strength of an unknown solution with the help of unknown solution is called a titration. Are you okay? To determine the strength of the unknown solution with the help of known solution is called titration. Titration. Is it clear? Definition clear हो गया बेटा? तो यहाँ पर ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट हो रहा है, यहाँ पर हम लोग टाइट्रेशन करते हैं, मतलब जिसमें एक अननोन सॉल्यूशन होगा, एक नोन सॉल्यूशन होगा, और अननोन सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ निकालेंगे हम लोग। आई बात समझ में? अब यहाँ पर देखो हमारा अननोन सॉल्यूशन क्या है?
अननोन सोल्यूशन है व्यापारिक सिरका, इंग्लिश में लिखा था कमर्शियल विनेगर, ठीक है, मतलब जो बाहर में जो विनेगर मिलता है मार्केट में, ठीक है, उसमें क्या पाया जाता है, केमिकल, कौन सा केमिकल पाया जाता है, उसमें पाया जाता है एसिटिक एसिड। क्या पाया जाता है? एसिटिक एसिड, ठीक है। तो जो विनेगर या सिरका होता है उसमें बेसिकली पाया जाता है एसिटिक एसिड, डाइल्यूटेड फॉर्म, ठीक है। आपको यही पता लगाना है कि जो मार्केट में विनेगर या फिर सिरका मिलता है उसमें कितना एसिटिक एसिड प्रेजेंट है। इज इट ओके? क्लियर हो गया? कोई डाउट? बट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिंगल टाइट्रेशन। जब आपको एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन पहले से दिया हुआ हो, है ना, और उसकी सहायता से आपको कोई दूसरा अननोन सोल्यूशन है उसकी स्ट्रेंथ निकालना हो, तो एक बार नॉन सोल्यूशन लेना है, अननोन सोल्यूशन लेना है, दोनों को टाइट्रेट करना है, आपको निकल जाएगा सोल्यूशन, मतलब टाइट्रेशन हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। मगर ये जो एक्सपेरिमेंट है यहाँ पर आपको कोई भी सोल्यूशन नहीं दिया हुआ है, और जो सोल्यूशन दिया हुआ है वो अननोन है, ठीक है। पहले बोल रहा है आपको लगभग n/10 ऑक्सैलिक अम्ल के विलयन का निर्माण करना है, मतलब आपको बनाना है। आपको ऑक्सैलिक एसिड सॉलिड में मिलेगा, उसको आपको घोल करके n/10 ऑक्सैलिक एसिड बनाना है, ठीक है। और वो एग्जैक्टली जरूरी नहीं कि n/10 ही बने, n/10 से कम भी बन सकता है, कोई जरूरी नहीं, ठीक है। लगभग बोल रहे हैं n/11 भी बन सकता है, n/9 भी बन सकता है, ठीक है। और दूसरा है आपके पास में माध्यमिक विलयन के रूप में NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि लैब में उपस्थित होगा, ठीक है। आई बात समझ में? ठीक है। विनेगर, हमें अल्टीमेटली क्या निकालना है, किसकी स्ट्रेंथ निकालनी है हमें? विनेगर की निकालनी है, ये निकालनी है। और जब हम लोग टाइट्रेशन करते हैं ना तो टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन में सबसे पहला टाइप ऑफ टाइट्रेशन होता है एसिड बेस टाइट्रेशन। दिस इज द सिंपलेस्ट टाइट्रेशन। क्या होता है? एसिड बेस टाइट्रेशन, हिंदी में बोलते हैं अम्ल क्षार अनुमापन, ठीक है। उसमें एक अम्ल होता है, एक क्षार होता है, दोनों की रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन होता है और रिजल्ट आता है। दूसरा टाइप का टाइट्रेशन होता है रेडॉक्स टाइट्रेशन। तो हम लोग यहाँ पर टाइट्रेशन देखते हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन, दूसरा रेडॉक्स टाइट्रेशन, तीसरा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, ठीक है, एंड सो ऑन। और भी बहुत सारे टाइप के टाइट्रेशन हो सकते हैं। एसिड बेस को इंग्लिश में बोलते हैं, तो सॉरी हिंदी में बोलते हैं अम्ल क्षार अनुमापन। रेडॉक्स टाइट्रेशन को हिंदी में भी रेडॉक्स टाइट्रेशन या ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापन भी कहते हैं। रेडॉक्स मतलब ऑक्सीकरण अपचयन, ठीक है। और कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन को हिंदी में कहते हैं संकुल निर्माण टाइट्रेशन, ठीक है। एक और होता है चौथा प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, ठीक है, अवक्षेपण अनुमापन, ठीक। सभी की क्रियाविधि अलग अलग होती है, ठीक है। आपको जो दो पदार्थ ज्ञात और अज्ञात दिए हुए हैं उनके नेचर के आधार पर और उनके बीच होने वाली अभिक्रिया या रिएक्शन के आधार पर आप उनको इन टाइप्स में बांट सकते हैं। आई बात समझ में? चलिए हम देखते हैं। हमारे पास एक ऑक्सैलिक एसिड है, इसका नेचर क्या है? एसिड। क्या नेचर है? एसिड। एक विनेगर है, विनेगर का नेचर क्या होता है? एसिडिक। एसिटिक एसिड है ना उसमें भी, तो इसका भी नेचर एसिडिक है। और बीच में क्या पाया जा रहा है? NaOH। इसका नेचर कैसा है? बेसिक, ठीक है। तो ये सिंपली आप इसको एसिड बेस टाइट्रेशन के अंतर्गत ले सकते हो, इजी है ना। तो ये एसिड बेस टाइट्रेशन हो गया। अब देखिए, हमेशा एक एसिड का टाइट्रेशन एक बेस के साथ में ही कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। वरना आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि विनेगर का स्ट्रेंथ निकालना है आपको और n/10 ऑक्सैलिक एसिड बनाना है आपको, है ना। तो n/10 जब बन जाएगा उसकी सहायता से डायरेक्ट विनेगर का की स्ट्रेंथ निकाल सकते हो क्या आप? नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये भी एसिड है और ये भी नहीं निकाल सकते ना। तो आपको एक बेस चाहिए होगा बीच में,
जिसको कि हम लोग बोलेंगे इंटरमीडिएट। लिखा भी था माध्यमिक विलयन के रूप में प्रयोग करते हुए। तो इसकी स्ट्रेंथ नहीं पता है अभी आपको, ठीक है। तो पहले आपको ये बनाना है, ठीक है, उसकी सहायता से इसकी स्ट्रेंथ निकालना है। फिर जब इसकी स्ट्रेंथ निकल जाएगी तो फिर उसकी सहायता से इसकी स्ट्रेंथ निकालना है। ये देखो, ये एसिड, ये बेस, इन दोनों के बीच में टाइट्रेशन होगा, एसिड बेस टाइट्रेशन। फिर जब ये इसकी स्ट्रेंथ पता चल जाएगी तो इसके और इसके बीच में टाइट्रेशन होगा, तो ये फिर से एसिड बेस टाइट्रेशन। इजी है, समझ में आ रहा है। मगर यहाँ पर टाइट्रेशन 2 बार कर रहे हैं, ये फर्स्ट और ये, इसलिए इस टाइप के टाइट्रेशन को कहा जाता है डबल टाइट्रेशन। क्या कहा जाता है? डबल टाइट्रेशन। आई बात समझ में? कोई डाउट नहीं? चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि सॉल्यूशन कैसे बनाया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन या विलयन का निर्माण। विलयन का निर्माण 2 तरीके से हो सकता है। 2 फॉर्मूले लगाते हैं आप इसमें। एक फॉर सॉलिड सॉल्यूट्स, फॉर लिक्विड सॉल्यूट्स। ठीक है, मतलब जब आपको कोई सॉलिड पदार्थ दिया जाएगा तो आप कैसे बनाएंगे, और जब आपको कोई लिक्विड पदार्थ दिया जाएगा तो आप उससे कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो जो सॉलिड सॉल्यूट्स होते हैं उसके लिए फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू EnV बाई 1000। चलिए बोलिए, x इक्वल्स टू ग्राम्स। ठीक है, x इक्वल्स टू EnV बाई 1000 ग्राम, जहां पर E जो होगा वो क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, N क्या होगा? नॉर्मेलिटी। ठीक है, और V क्या होगा? टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जितना हमें बनाना है, 100 ml में बनाना है तो 100 ml, 250 ml बनाना है तो 250, 500 बनाना है तो 500, 1000 बनाना है तो 1000। इन मिलीलीटर, हाँ, इन मिलीलीटर। ठीक, नेक्स्ट, अगर हमें कोई लिक्विड सॉल्यूशन दिया हुआ है तो उसके लिए बनाते हैं हम लोग N1V1 इक्वल्स टू N2V2। ये ठीक है, तो 2 टाइप से विलयन बनाए जा सकते हैं। अगर आपके पास सॉलिड सॉल्यूट है तो आप यूज करेंगे फॉर्मूला x इक्वल्स टू EnV अपॉन 1000, और अगर आपके पास लिक्विड सॉल्यूट है तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे N1V1 इक्वल्स टू N2V2, जहां पर N1 इज द नॉर्मेलिटी ऑफ प्रीवियस सॉल्यूशन, V1 इज द वॉल्यूम ऑफ प्रीवियस सॉल्यूशन, N2 इज द नॉर्मेलिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन, V2 is the normal volume of final solution। ठीक है, मतलब जिससे बनाना है वो ये, और जब जो बनाना है वो। आई बात समझ में? एक एक करके इसको भी उदाहरण से समझाएंगे हम। पहले इसको उदाहरण से समझा दें। आई बात समझ में? ठीक, तो देखो बेटा, पहले हम लोग सॉलिड सॉल्यूट्स के लिए लेते हैं और उसको समझाते हैं। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑलमोस्ट N/10 ऑक्सैलिक एसिड। क्या दिया हुआ है? ऑलमोस्ट 10/10 ऑक्सैलिक एसिड। मान लेते हैं हम इसको बनाते हैं इन 100 मिलीलीटर। किसमें बनाना है? 100 मिलीलीटर। और इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? 63। कितना होता है? 63। तो आपको कितना ग्राम तोड़ना है कैसे पता चलेगा? EnV अपॉन 1000। ठीक है, E रख देंगे 63, N रख देंगे 1/1000
10 और बी रख देंगे हम लोग 100 ml होल डिवाइडेड बाई 1000, ऐसा, ठीक है। इसका मतलब अगर आपको N/10 ऑक्जेलिक एसिड बनाना है 100 ml सोल्यूशन, ठीक है, तो आपको 0.63 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड लेना पड़ेगा, तौलना पड़ेगा, कितना, 0.63, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड इन व्हाट 100 ml सॉल्यूशन, ठीक है। अब एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान से समझो बेटा कि जब भी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाया जाता है, अब देखो इस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ हम लोगों को पता हो जाएगी ना, N/10 है ना, ये तो फिक्स है ना N/10। तो जिस भी सॉल्यूशन को बनाया जाता है जिसकी स्ट्रेंथ हम लोगों को पता होती है, वो एक स्पेशल ग्लासवेयर में बनाया जाता है, ठीक है, और इसको बोला जाता है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। क्या कहा जाता है, ठीक है। माइंड इट कि जब भी आप ध्यान से समझो कि जब भी आप सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, बनाएंगे, चाहे आप वो सॉलिड सॉल्यूट से बनाए चाहे वो लिक्विड सॉल्यूट से बनाए, आप सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ही बनाएंगे, ठीक है। 100 ml का बीकर भी आता है ना, जिसमें 100 ml लिखा हुआ होता है, तो ऐसे नहीं करना है 0.63 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड तौला, बीकर में डाला और पानी डाल दिया उसके लेवल तक के, तो हो जाएगा क्या 100 ml? नहीं, क्योंकि उसका, अब ये समझिए कि क्यों वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क यूज किया जाता है और क्यों बीकर यूज नहीं किया जाता है। क्योंकि बीकर का जो नेक होता है वो बहुत चौड़ा होता है, वो थ्रू आउट दी प्लेन ऊपर से नीचे तक के चौड़ा होता है, ठीक है। अगर उसमें आप थोड़ा सा भी पानी ज्यादा डाल देते हैं, ठीक है, मतलब थोड़ा सा भी लेवल, ये 100 ml का मार्क लिखा हुआ है 100, ठीक है, आपने थोड़ा सा भी पानी इसमें एक्स्ट्रा डाला तो इतना पानी एक्स्ट्रा हो जाएगा इसमें, इतना जो कि हो सकता है कि 2 ml या फिर 3 ml हो जाए, है कि नहीं, जो कि आप उसको अच्छे से जज भी नहीं कर सकते हैं। मगर इसमें एक लाइन खींची हुई रहती है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, जब आप कल लैब में आएंगे तब आपको दिखाएंगे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, और उसमें एक पहले से लाइन खींची हुई रहती है। हर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में वो लाइन जो होती है अलग अलग होती है, किसी में ऊपर होगी किसी में नीचे होगी। वो लाइन क्या बताती है, वो लाइन ये बताती है कि उतना अगर उसमें सोल्यूशन आपने डाल दिया तो वो 100 ml हो जाएगा, ठीक है। मतलब जितने ml का वो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, छोटा है तो 100 ml, बड़ा है तो 250 ml, उससे बड़ा 500, उससे बड़ा 1 लीटर, आ रही बस में, तो सब में एक लाइन खींची हुई रहती है, ठीक है। वो ये बताता है कि अगर 100 ml का है मान लेते हैं, तो इस लाइन तक अगर आप पानी भरोगे तो ये 100 ml हो जाएगा। 100 ml बनाने के लिए पूरा टिप टिप से नहीं भर देना है, ठीक है, कहाँ तक भरोगे, ठीक है, और 250 ml बनाने के लिए कि ऊपर तक नहीं भरेंगे ना बेटा, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है खास बात होती है कि इसका नेक जो है बहुत नैरो होता है, बहुत पतला होता है, बारीक होता है, ठीक है, और ये मेनिस्कस इसका ऐसा होता है चंद्रकार ऐसा, है ना। तो आपको ये देखना है कि इसका लोअर मेनिस्कस इस लाइन को ऐसा टच करता है जब आप सॉल्यूशन में मतलब सॉल्यूशन बनाते हैं तब, ठीक है। सॉल्यूशन बनाने का तरीका, क्योंकि जब भी आप किसी कांच के ग्लास में, कांच के बर्तन में कोई द्रव डालते हैं तो वो ऐसे होता है, देखा होगा आपने, चंद्राकार बोलते हैं इसको, मेनिस्कस बोलते हैं, ठीक है। तो हमेशा सॉल्यूशन बनाने का तरीका है कि वो उसके नीचे वाले भाग को टच करता है, तब सॉल्यूशन सही बनेगा। ऐसे बनाओगे तो ये गलत तरीका है,
ठीक है, लोअर वाला पार्ट टच हो गया। इतना समझ में आया? विदाउट नहीं? ठीक। बट तो आपको ये पता चल गया कि आपको क्या तोलना है, कितना तोलना है? 0.63 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड तोलना है। ठीक है, अब ये जो 0.63 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड तोलते हैं, तो ये तोला जाता है एक बैलेंस में, जिसको कि हम लोग बोलते हैं एनालिटिकल बैलेंस। क्या कहा जाता है? एनालिटिकल बैलेंस। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको वैश्लेषिक तुला। क्या बोलते हैं? सत्री जबरान टेढ़ी हो जा रही है हिंदी बोलने में, है ना? तो अंग्रेजी सरल है ना? हाँ, एनालिटिकल बैलेंस क्या बोलते हैं? ठीक है, जब आप लैब जाएंगे तो आपको दिखाया जाएगा कि एनालिटिकल बैलेंस होते हैं, उसमें दो पलड़े होते हैं, दो तवे लगे रहते हैं, पैन लगा होता है, एक साइड में आप बाट रखते हो, दूसरे साइड में पदार्थ रखते हो और तौलते जाते हो। तौलने की एक लंबी प्रक्रिया होती है, जिसको कि आप जब लैब में आओगे तब सिखाएंगे। आई बात समझ में? अभी हम सिर्फ टाइट्रेशन सिखाएंगे। ठीक, इस तरीके से आप 0.63 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड को तौल लिया आपने। ठीक है, जैसे ही आपने 0.63 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड तौला, आप इसमें ट्रांसफर कर दीजिए पहले, और इसमें डिस्टिल्ड वाटर मिला दीजिए। कितना डिस्टिल्ड वाटर मिलाएंगे? कितना ml बनाना था? तो कितना डिस्टिल्ड वाटर मिलाएंगे? 100 बनाना है तो कितना मिलाएंगे? 100 ही ना मिलाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कितना डिस्टिल्ड वाटर मिलाएंगे? उतना डिस्टिल्ड वाटर मिलाएं जितने में ये लकीर टच हो जाए, है कि नहीं? अभी तो भाई 0.63 तौलना था, बहुत थोड़ा सा होता है, तो हो सकता है कि आपको पूरा का पूरा 100 ml लग जाए। मगर मान लीजिए अगर आपको कोई ऐसा सोल्यूशन बनाना पड़े जिसमें कि 10 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड तौलना हो, कितना ग्राम? तो 10 ग्राम तो इतना तक आ जाएगा ना ऐसा। फिर उसमें कितना ml ऑक्सैलिक पानी लगेगा? 90 लग सकता है, 95 लग सकता है इसको टच करने के लिए। ठीक है, तो जब भी सोल्यूशन बनाया जाता है तो जो सॉल्वेंट होता है उसका अमाउंट फिक्स नहीं होता है। कितना होता है? 100 माइनस दैट, 100 माइनस, तो उसको भी आपको माइनस नहीं करना है। ठीक है, आपको सिंपली यहाँ पर पानी डाल देना है, ऐसा नहीं 100 माइनस 0.63 99.37 उतना ml तौल लिया और डाल दिए भाई उसमें, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, क्या करेंगे आप? इसमें टोटल पानी डालते जाइए। कब तक के डालना है? जब तक के वो लाइन आ जाए। ठीक है, इस प्रक्रिया को बोलते हैं मेक अप। क्या बोलते हैं? हाँ, वो वाला मेकअप नहीं। ठीक है, इसको बोलते हैं टू मेक अप द सॉल्यूशन अप टिल 100 ml, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, कुछ अंग्रेजी के शब्द हैं जो कि हम लोग हिंदी में यूज करते हैं बार बार। ठीक है, क्या बोलते हैं इस बर्तन को? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वेरी गुड। जिस बैलेंस में हम लोग तोलेंगे उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? समझ में आया? अब अगर जब आपने 0.63 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड इसमें डाला और 100 ml तक मेकअप कर दिया, हाँ 100 ml तक मेकअप करना है ऐसा बोलते हैं हिंदी में, 100 ml तक मेकअप कर दिया, तो ये सोल्यूशन क्या बन गया? तो ये कौन सा सोल्यूशन बन गया? स्टैंडर्ड सोल्यूशन। क्या बन गया? अब ये स्टैंडर्ड बन गया, है कि नहीं? समझ में आया? अब ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन बन गया। किसका स्टैंडर्ड सोल्यूशन बन गया भाई? ऑक्सैलिक एसिड का स्टैंडर्ड सोल्यूशन बन गया। अब आपके पास में एक और चीज है, क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसकी स्ट्रेंथ आपको नहीं पता है। तो इस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की सहायता से इसकी स्ट्रेंथ निकालेंगे। ठीक है, अब ध्यान से समझो बेटा, इस प्रक्रिया को फिर से एक नाम देंगे हम लोग। इस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की सहायता से जब हम लोग माध्यमिक विलयन या इंटरमीडिएट सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ या फिर कॉन्सेंट्रेशन ज्ञात करते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्डाइजेशन का क्या मतलब?
स्टैंडर्ड बनाने की प्रक्रिया। किसको स्टैंडर्ड बना रहे हो अब आप? अभी तो स्टैंडर्ड है ना वो, हमें नहीं पता उसकी मोलरिटी क्या है, नॉर्मेलिटी क्या है, ये क्या है, अरे बस समझ में। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, जब हम किसी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की सहायता से किसी इंटरमीडिएट सॉल्यूशन को की स्ट्रेंथ निकालते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। अरे बस समझ में। और ये स्टैंडर्डाइजेशन की प्रक्रिया बहुत ही सिंपल होती है। इसमें आपको एक ब्यूरेट लेना होता है, ठीक है, और नीचे में कोनिकल फ्लास्क में पिपेट लेना होता है। पिपेट से आपको करना होता है, पिपेट ऐसे दिखता है, ऐसा, ठीक। अब देखिए कहां पे क्या चीज लेनी है उसको। पिपेट से एसिड लीजिए और ब्यूरेट में बेस। बी फॉर ब्यूरेट, बी फॉर बेस। कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा, वो पूछते हैं कई बार वाइवा में कि क्या लिया था भाई, ब्यूरेट में क्या डाला है, कंफ्यूजन, गलती से ऑक्सैलिक एसिड निकल जाता है मुंह से, ठीक है। तो ऐसे गलती नहीं करना, एकदम काम रहना, एकदम शांत रहना है, अच्छे से सोचना। बी फॉर ब्यूरेट, बी फॉर बेस, बेस मतलब NaOH, सर NaOH लिया था, बस सिंपल। आराम से बोलिए, धीरे से ठहर ठहर के जवाब दीजिए, ठीक है। और एक ही चीज याद करनी होती है, अगर दो चीज याद करनी है तो एक याद करो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगी। अगर ब्यूरेट में बेस लिया है तो नीचे क्या लोगे, ठीक है। क्या लिया आपने, एसिड, तो आप लीजिए 10 ml। ये जैसे ही आप इसको पिपेटिंग करते हैं, खींचने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं पिपेटिंग। क्या बोलते हैं, पिपेटिंग, ING, पिपेट में ING लगा देते हो, पिपेटिंग मतलब खींचना। इसमें भी एक निशान बना हुआ रहता है, अगर उस निशान तक आपने खींचा तो वो 10 ml हो जाएगा, पूरा खींच दोगे तो 10 से ज्यादा कितना होगा नहीं पता, ठीक है। 10 ml, 5 ml, 20 ml, 25 ml, हर टाइप का पिपेट आता है, ठीक है। आप जो पिपेट ले रहे हैं उसको यूज करें। और आपने क्या लिया, 10 ml, कौन सा सोल्यूशन, कौन सा वाला, वो स्टैंडर्ड सोल्यूशन, ठीक है। 10 ml स्टैंडर्ड एसिड लिया और उसको कहां पे कन्वर्ट कर दिया आपने, क्या नाम इसका, तो क्या नाम, कोनिकल फ्लास्क। इसका नाम बोलने में ट्रिक नहीं है, ये कोनिकल, कौन से किसमें डाला, और क्या डालना है, प्लस 2 ड्रॉप्स फिनोल्फ्थेलिन, क्या डाला, 2 ml फिनोल्फ्थेलिन, क्या डाला, क्या डाला, फिनोल्फ्थेलिन। ये फिनोल्फ्थेलिन क्या होता है भाई, क्या होता है, इंडिकेटर होता है, ठीक है। अब वो पूछेगा कि क्या किया, तो आप बताओगे सर 10 ml एसिड लिया, मतलब पूरा वाइवा चल रहा है यहाँ पे, है ना। वो पूछेंगे कि भाई क्या किया बताओ, तब बोले सर पहले तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना लिया, चल ठीक है बन गया। अब फिर क्या किया सर, 10 ml पिपेट किया स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को, कोनिकल फ्लास्क में डाला। अब फिर क्या किया, फिर सर 2 ml फिनोल्फ्थेलिन डाला। अच्छा फिनोल्फ्थेलिन क्या क्यों डाला, सर वो इंडिकेटर होता है। अच्छा इंडिकेटर क्या होता है, जो बोलते जाओगे उसका क्वेश्चन बनता जाएगा, ठीक है। क्या होता है इंडिकेटर, इंडिकेटर का हिंदी में बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, यही कहते हैं ना, हाँ क्या बोलते हैं हिंदी में, सूचक कौन होता है, अरे नाम से बताओ, नाम में क्या लिखा, सूचक, जो सूचना, इंडिकेटर, जो, अजी बात ना, इतना सिंपल होता है केमिस्ट्री, बस नाम पे चले जाओ। सूचक मतलब सूचना देने वाला, इंडिकेटर मतलब क्या सूचना देगा, क्या इंडिकेट करेगा, नो नो, वो मोड होता है बेटा, मतलब वो तरीका होता है, उसका सूचना देने का तरीका है, जो आप बोल रहे हो ना वो तरीका है। तरीका बहुत सारे हो सकते हैं, सूचना अलग अलग तरीके से दे सकते हैं। हम जोर से चिल्ला के सूचना दे सकते हैं कि क्लास की छुट्टी हो गई,
व्हाट्सएप में टेक्स्ट करके दे सकते हैं, एक बोर्ड में लिख करके ऐसे खड़े कर दिया, ये तरीके हैं सूचना देने के। जैसे इन्होंने बोला कलर चेंज हो जाता है ना, वो तरीका है, कलर चेंज करना एक तरीका है जिससे पता चल रहा है, मगर क्या सूचना दे रहा है कलर चेंज करके, इस पर जाओ, थिंक ओवर इट, क्या सूचना देता है वो, क्या इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ माइंड कुछ बोलो, अरे जोर से बोल दो, क्या ज्यादा से ज्यादा गलत ही बोलोगे, उससे ज्यादा क्या बोलोगे, सही, अरे गलत से ज्यादा सही होता है भाई, है ना। हाँ चलो बताओ, गलत ही बोलो, क्या सूचना दे सकता है। और कुछ, और क्या सूचना दे सकता है, बड़े सिंपल है। हम क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं भाई, केमिस्ट्री में क्या होती है, केमिकल रिएक्शन, क्या होती है केमिस्ट्री में, हमने एक एसिड लिया, हमने एक बेस लिया, दोनों को मिलाया, दोनों के बीच में क्या होगी, रिएक्शन होगी ना। रिएक्शन हमेशा चलती रहेगी क्या, कभी खत्म होगी, एंड होगी, ये इंडिकेटर बताता है कि अब रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। What does an indicator indicates? The indicator indicates about the completion of the reaction. Is it okay? क्या बताता है सूचक, सूचक सूचना देता है कि अभिक्रिया बोलते हैं, सूचक अभिक्रिया समाप्ति की घोषणा करता है, बताता है, ठीक है। तो सूचक क्या बताता है भाई, कंप्लीशन ऑफ अभिक्रिया समाप्ति की सूचना। अब वो कैसे देता है वो इंपॉर्टेंट है, जैसे भाई ने बोला कलर चेंज कर देगा भाई, अरे बस समझ में। अच्छा ठीक है, पहले प्रोसेस देख लेते हैं, फिर उसके बाद फिर से आएंगे सूचक के ऊपर। फिर आपने लिया 2 ml फिनोफ्थैलीन, वो पूछेगा फिनोफ्थैलीन क्या होता है, फिर आप बोलोगे इंडिकेटर होता है, वो पूछेगा इंडिकेटर क्या होता है, आप बोलोगे कि सर ऐसा पदार्थ होता है जो कि अभिक्रिया समाप्ति की सूचना देता है। फिर वो बोलेगा कि अच्छा कैसे सूचना देता है, तो आप बोलोगे रंग परिवर्तित, ठीक है। अब उसके बाद वाला प्रश्न थोड़ी देर बाद पूछेंगे आपसे, ठीक है। फिर क्या होता है, आपने 2 ml फिनोफ्थैलीन लिया, इसमें डाला, कलरलेस था, एसिटिक एसिड सॉरी ऑक्सैलिक एसिड कलरलेस था, फिनोफ्थैलीन कलरलेस था, दोनों को मिलाया, ड्रॉप बाय ड्रॉप आप ब्यूरेट से इसमें बेस मिला रहे हैं, अरे बात समझ में, ठीक है। अब अपन ना केमिस्ट्री में आते हैं, हम केमिस्ट्री में आते हैं, ऑक्सैलिक एसिड में COOH हो गया और NaOH हो गया, अरे बस समझ में। तो ऑक्सैलिक एसिड में ये H प्लस हो गया, ये OH माइनस हो गया, अरे बस समझ में। अब रिएक्शन होगी तो इसके और इसके बीच में रिएक्शन होगी, वाटर बनता है, ठीक है, और सॉल्ट बन जाता है, जो भी सॉल्ट बने, अरे बस समझ में। तो धीरे धीरे अब देखो, मान लेते हैं अभी इसमें आपने एसिड लिया था, एसिड है ना, तो 100 एटम्स H प्लस, ध्यान से समझो आप, है ना, 100 एटम्स H प्लस के थे। अब आपने उसमें क्या मिलाया बच्चा, एक एक बूंद मिला रहे हैं ना, मान लेते हैं एक एक ड्रॉप गिर रहा है और एक एक एटम गिर रहा है, किस चीज का एटम गिरेगा बाबू, अब जब भी HOH से मिलेगा तो क्या होगा, एसिड बेस से मिलता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है, न्यूट्रलाइजेशन, क्या होती है, हिंदी में बोलते हैं उदासीन कर देगा, ठीक है। कौन किसको करेगा, ये OH, अभी एक ड्रॉप गिरा, एक OH आया, एक हाइड्रोजन को उदासीन कर दिया, अब कितने बचे यहाँ पर, 99 बचे ना। फिर एक और गिरा, फिर 98, 97, 96, 90, 85, 80, 75, 46, 30, 12, 11, 7, 2, 1, ऐसे होगा, है ना। और जैसे ही आप 100 के 100 OH यहाँ पे आ गए, मान लो यहाँ से पूरे के 100 के 100 जो होंगे वो न्यूट्रलाइज होंगे, है ना, खत्म हो गए H प्लस यहाँ पर, पूरे के पूरे H प्लस। अब
आपको कैसे पता चला खत्म हो गया करके? पता चल रहा है क्या? नहीं, हमें तो कुछ पता नहीं चल रहा है ना। अब होता क्या है, इसके बाद आप डाले पड़े, हाँ खोल के बैठ गए, बातचीत कर रहे हैं, और इधर भाई लाल हो रहा है, पीला हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है। हाँ ठीक, तो जैसे ही 100 के 100 गिर जाएंगे, और जैसे ही माइंडेड कि 100 के बाद एकदम से 110 नहीं, 100 के बाद 101 माइंडेड, है ना। जैसे ही 101वां OH गिरेगा, ठीक है, उसके पहले आते हैं, जैसे यहाँ पे 100 H+ थे, है ना। किसका? MnC5 मनी से ठीक है, 100 H+ थे से लेकर, माइंड ध्यान से समझो, 100 H+ से लेकर के 1 H+ तक, मतलब 99 न्यूट्रलाइज हो गए हैं तब तक मीडियम क्या रहेगा यहाँ पर? मीडियम क्या रहेगा यहाँ पर? एसिडिक। एसिड है ना, H+ मतलब क्या होता है? एसिड में पाया जाता है। तो 100 H+ है से लेकर के 1 H+ है तब तक यहाँ पर मीडियम क्या होगा? हो गया। और जब जैसे ही 100वां OH गया तो मीडियम क्या हो गया यहाँ पर? न्यूट्रल। अब एक भी एसिड नहीं बचा ना वहां पर, है ना। एक था तब तक के एसिड था, और जैसे ही 0 गया तो मतलब 100 0 हो गया तो न्यूट्रल, और जैसे ही आपने एक OH नेगेटिव डाल दिया तो मीडियम क्या हो गया? तो बेसिक, तब OH बढ़ गया, आप यहाँ पर एक OH हो गया, फिर डालोगे तो 2 OH हो जाएंगे, और डालोगे तो 3 5 10, अब क्या बढ़ते जा रहा है? बेसिक मीडियम बढ़ता जा रहा है। आई बात समझ में? तो 3 मीडियम देखा बेटा, पहला देखा फिर अरे बस समझ में, जब तक के 100 से लेकर के 1 तक थे H+ आयन तो एसिडिक था, 0 H+ हो गए तो न्यूट्रल, और 1 से लेकर के कितने भी हो सकते हैं, OH- हो गया तो अरे बस समझ में। चलिए, इसके साथ हम लोगों ने और क्या डाला था भाई? एसिड के साथ में फिनोल्फथालीन डाला था, ठीक है। तो हमें पिंक कलर कब प्राप्त होगा ये बताओ? पिंक कलर तब प्राप्त होता है जबकि पूरी की पूरी ये न्यूट्रलाइजेशन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। कब समाप्त होगी? जबकि ये 0 हो जाएगा। अरे बस समझ लो, न्यूट्रलाइजेशन का क्या मतलब है? पूरा का पूरा H+ पूरे के पूरे OH से न्यूट्रलाइज हो गया। मगर अब उसके बाद जब OH आएगा तो तुरंत पिंक कलर आ जाता है। कारण क्या? कारण पता होना चाहिए। वो तुरंत आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, हमने बोला था ना थोड़ी देर बाद क्वेश्चन पूछते हैं, वो पूछेंगे कि कैसे अभिक्रिया समाप्ति की घोषणा करता है फिनोल्फथालीन। तो आप बताओगे उसको कि सर जब फिनोल्फथालीन को मिलाया जाता है एसिड में तो एसिडिक मीडियम में उसका कलर होता है कलरलेस। किसका? न्यूट्रल मीडियम में उसका कलर होता है कलरलेस। किसका? बट बेसिक मीडियम में उसका कलर होता है पिंक। किसका? फिनोल्फथालीन। तो जो फिनोल्फथालीन होता है वो किसका रंग परिवर्तित करके सूचना देता है अभिक्रिया समाप्ति की? एसिड का कि बेस का? किसका रंग परिवर्तित करता है वो? एसिड का रंग परिवर्तित करता है क्या? तो किसका रंग परिवर्तित करता है? नहीं, उसका खुद का रंग परिवर्तित होता है। किसका रंग परिवर्तित करता है वो? उसका खुद का। एसिडिक मीडियम में फिनोल्फथालीन का कलर कलरलेस होता है, न्यूट्रल मीडियम में फिनोल्फथालीन का कलरलेस होता है, मगर बेसिक मीडियम में फिनोल्फथालीन का कलर। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है भाई? है ना? द मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज टू ग्रास्पिंग द कॉन्सेप्ट ओनली, है ना। बाकी टाइट्रेशन बचपन में बहुत खेला होगा आपको, अभी फिर खेलोगे। द मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए कि ऐसा क्या है भाई केमिस्ट्री। थोड़ा बहुत आ रहा है समझ में बेटा? है ना? तभी ये क्लास सक्सेसफुल होगी, अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया।
आई गेस कि आ रहा होगा थोड़ा, ठीक है। भले मज़ा नहीं आ रहा होगा, भले नींद आ रही होगी, बोर लग रहा होगा, भूख लग रही होगी, एंड सो ऑन, बट थोड़ा बहुत समझ में अगर आज कुछ ले करके चले जाओ यहाँ से आप, तो ये क्लास सक्सेसफुल हो जाएगा। समझ में आया बेटा थोड़ा बहुत ये क्या हो रहा है यहाँ पर? फिर वो पूछते हैं कि बताओ इंडिकेटर क्या होता है, आपने बताया इंडिकेटर कलर चेंज करके बताता है सर। वो पूछते हैं किसका कलर चेंज करेगा, ठीक है। तो जैसे अगर हम नहीं बताए होते तो आपको लगेगा कि वो बेस का कलर चेंज करता होगा, और यही गड़बड़ी होती है। जब आप पढ़ोगे ही नहीं, जब आपको पढ़ाया ही नहीं जाएगा और उस तरीके से नहीं पढ़ाया जाएगा, तो आपको कैसे पता होगा? आप तो अपने दिमाग के हिसाब से ही जवाब दोगे, है ना, जो कि है ही नहीं। मतलब हो भी सकता है किसी के पास हो, बट अपने से थोड़ी ना आकाशवाणी होगी। आकाशवाणी समझते ना, वो पुराने जमाने में आकाशवाणी हुआ करती थी, ऊपर से ऐसे बादल फटता था और फिर बोला बस चलो तुम्हारा टाइम आ गया है, निकलते हैं। आकाशवाणी बोलते हैं उसको, है ना। ऐसे आकाशवाणी तो होती नहीं है, कलयुग के जमाने में रह रहे पापी लोग हम लोग, हमारे पास कहाँ आकाशवाणी होनी है भाई, ठीक। तो जैसे ही पिंक कलर आएगा, माय नेट की जब आप टाइट्रेशन करते हैं, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट टेकिंग द रीडिंग्स। कि जो फर्स्ट रीडिंग होती है, आपको पूरा का पूरा कंसंट्रेशन इस कॉनिकल फ्लास्क पे करना होता है। आप एक ड्रॉप डालिए, एकदम शेक कीजिए और उसका कलर चेंज करके देखिए, मतलब देखिए कि वो कहीं हल्का सा बेबी पिंक तो नहीं हो गया। बेबी पिंक समझते हैं ना, पिंक के भी बहुत सारे शेड्स होते हैं, लड़कियां समझती हैं। तो जो एकदम लाइट वाला पिंक होता है उसको बेबी पिंक बोलते हैं, ठीक है, जो कि एकदम से आइडेंटिफाई करना इजी नहीं हो पाता है। तो अगर आपको देखना है बेबी पिंक, और हम लोग क्या करते हैं, ऐसे करके अरे हट देते हैं उसको, और हटना समझते हैं ना, मुरकेड़ देते हैं बोलते हैं, है ना। तो इसे इतना खोल देते हैं हम लोग ड्यूरेट को कि वो इतना सारा गिर जाता है कि एकदम डार्क पिंक हो जाता है ना। तो ऐसे डार्क पिंक नहीं, एकदम बेबी पिंक। तो पहली रीडिंग जो होगी, मान लेते हैं आपने इसमें देखा 11 ml, 11.6 ml। ध्यान से समझो बेटा, टाइट्रेशन अच्छे से समझो। आप पहले रीडिंग में आपको 11.6 लगती है, ठीक है, मगर जब उसमें ज्यादा फिनोक्सिलिन गिर जाएगा, सॉरी ज्यादा NaOH गिर जाएगा, पहली रीडिंग एट रैंडम होती है। जब दूसरी रीडिंग पे आप आएंगे ना, तो वो होगी थोड़ी सी कम। जैसे ही आप 10 पे पहुंचेंगे, 10 तक के आप जल्दी से डाल दीजिए और शेक करते चलिए, 10 तक के कोई कलर नहीं आएगा, मगर 10 के बाद आप एकदम एक ड्रॉप डालिए और शेक कीजिए, एक ड्रॉप डालिए शेक कीजिए, हो सकता है कि आपको 10.7 पर बेबी पिंक मिल जाए। देखो 11.6 आ गया था क्योंकि ज्यादा कर दिया था, फिर बंद करते करते 11.6 हो गया, है ना। दूसरी रीडिंग कम आनी चाहिए, ठीक है, तो ये केयरफुली करा था, ठीक है। फिर तीसरी रीडिंग, है ना, तीसरी, सेकंड और थर्ड समझ रहे हो ना, मतलब जैसे ही पहली बार में पिंक आया तो इसको फेंक देना है, फिर अच्छे से पानी से प्यूरेट को धो लेना है, फिर से 10 ml एसिड लेना है, 2 ड्रॉप फिनोक्सिलिन मिलाना है, और फिर ब्यूरेट के साथ में टाइट्रेशन करना है। चाहे तो आप ब्यूरेट को फिर से 0 पे भर सकते हो, या फिर जहां पे अभी है वहीं से आगे बढ़ सकते हो, ठीक है, माइनस करते जाना बस, ठीक। दूसरी रीडिंग कम पे आई, फिर से तीसरी रीडिंग आप देखते हैं 10.7। जब आप एकदम केयरफुली करोगे तो लगातार 2 रीडिंग्स सेम आ जाएंगी, ठीक है। अब जो गलतियां हम लोग अक्सर करते हैं, मतलब हमने देखा है बहुत सारे बच्चे जब टाइट्रेशन करते हैं तो वो जो गलतियां करते हैं, वो क्या करते हैं, 3 रीडिंग्स लिखी आपने, पहली रीडिंग लिखी 10.5, दूसरी लिखी 11.6, ज्यादा है ना, देखो एक पहली गलती ये होगी कि दूसरी ज्यादा आ गई। तीसरी रीडिंग लिखी 10.8, ठीक है, और उसके भी बढ़कर क्या गलती करते हैं कि इन तीनों को जोड़ करके 3 से डिवाइड कर देते हैं, एवरेज निकाल देते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपको आपके टीचर ने बोला भी होगा कभी स्कूल में, है ना। तो ये गलतियां ना करें कि आप कभी भी एवरेज रीडिंग नहीं लेंगे, है ना। फर्स्ट रीडिंग शुड ऑलवेज बी ग्रेटर। हो सकता है कि आपके पास कोई PDF मिला होगा सेकेंड ईयर की प्रैक्टिकल बुक का, कॉपी का, जो पिछले साल के बच्चों ने लिखा होगा, वो आपको मिल गया होगा कहीं से, मगर उसमें भी इस तरीके की गलतियां हो सकती है। तो ध्यान दीजिए कि आपको क्या गलती सुधारनी। पहली रीडिंग ज्यादा होनी चाहिए, फिर दूसरी रीडिंग और तीसरी रीडिंग उससे भी कम नहीं होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है।
तो जो लास्ट फाइनल रीडिंग आएगी वो कौन सी आएगी? जो दो लगातार सेम रीडिंग्स होती है वही रीडिंग आपकी कंकॉर्डिंग कहलाएगी। आई बात समझ में? कोई डाउट नहीं? और जब ये पूरी प्रक्रिया हो गई तो उसके बाद आपको एक कैलकुलेशन करना होता है। आपको कैलकुलेशन करना होता है N1 V1 इक्वल्स टू N2 V2। इसमें क्या होता है, यहाँ लेंगे आप ऑक्सैलिक एसिड और यहाँ पे लेंगे NaOH। ठीक है, इससे ठीक। ऑक्सैलिक एसिड की नॉर्मेलिटी कितनी थी बेटा? 1/10 बताया था ना। ठीक है, कितना ml ऑक्सैलिक एसिड लिया था आपने? 10 ml लिया था ना टाइट्रेशन करते टाइम, 10 ml लिया था ना। वही है N2 पता है क्या आपको? NaOH की नॉर्मेलिटी पता है क्या? नहीं, वही तो निकालना है ना। और V2 कितना निकला? जो भी यहाँ पे से रीडिंग आएगी, कौन सी रीडिंग आई? ये इससे क्या निकालोगे आप? N2। और जैसे ही N2 आया मतलब कि अब ये NaOH जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड हो गया। ठीक है, अब उसकी नॉर्मेलिटी आपको पता चल, मान लेते हैं X नॉर्मल है इसकी नॉर्मेलिटी। ठीक है, कोई डाउट नहीं? अब एक टाइट्रेशन खत्म, अब दूसरे टाइट्रेशन पे आइए। दूसरे टाइट्रेशन में फिर से अब ये जो NaOH है उसको भर दीजिए ब्यूरेट में। ठीक है, आपके पास जो विनेगर मिला हुआ है उसको 10 ml एसिड ले लीजिए। एसिड लिख दिया है, विनेगर ही तो है, एसिड ही तो है। ठीक है, फिर से ले लीजिए, 2 ड्रॉप फिनोक्सिलिन डाल दीजिए और फिर से टाइट्रेशन। अब आप दूसरा टाइट्रेशन कर लीजिए वाला। ठीक है, फिर से वही, पहली रीडिंग ज्यादा आएगी, दूसरी रीडिंग कम आएगी, तीसरी रीडिंग हो सकता है और कम आए, चौथी रीडिंग और कम आए। तब तक के आपको एक्सपेरिमेंट टाइट्रेशन करना है जब तक के 2 बराबर रीडिंग्स। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? जितने लोग यहाँ बैठे हैं उतने लोगों से तो कम गलतियां नहीं। ठीक है, अगली बात, फिर उसके बाद फिर से ये हो गया आपका। अब इसके बाद फिर से आप फॉर्मूला लगाएंगे N2V2 इक्वल्स टू N3V3, जहां पर N2 क्या था? NaOH था ना, और N3 क्या है? एसिटिक एसिड। ठीक है, अब N2 की वैल्यू आपको पता चल गई X, ये है ना। V2 यहां से पता चल गया, जितना लगा मान लेते हैं 9.3 लास्ट में आ गया, तो कितना हो गया? N3 एसिटिक एसिड की नॉर्मेलिटी निकालनी है हम लोगों को, और V3 कितना हुआ? 10 कहां से आया? V3 10 कहां से आया? 10 कहां से आया? पिपेट से 10 ml लिया था ना भाई, कोई लिखते हैं यहाँ पर। यहां से आप N3 निकालें। This is the normality of vinegar। ठीक है, और जब स्ट्रेंथ निकालनी होती है ना, ठीक है, स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट। क्या होता है? नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट। तो इसकी नॉर्मेलिटी कितनी आई? Y। और एसिटिक एसिड की का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? 60। कितना होता है? 60 है ना। तो जो भी नॉर्मेलिटी है उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देना और ये आंसर आएगा ग्राम प्रति लीटर। ये आंसर आ जाएगा। ठीक, समझ में आया थोड़ा बहुत? कोई डाउट नहीं? ठीक है, तो इस तरीके से आपका डबल टाइट्रेशन खत्म हो जाता है। ठीक है, आपको फर्स्ट टाइट्रेशन में ऑक्सैलिक एसिड पहले बनाना है और फिर उसका टाइट्रेशन करके NaOH को स्टैंडर्डाइज करना है, फिर इस स्टैंडर्ड NaOH से विनेगर को की स्ट्रेंथ निकालनी है। आई बात समझ में? कोई डाउट?
नहीं, एक दो चीजें और छोटी छोटी सी बता देते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी पूछी जाती है, अभी बता देते हैं। यहाँ देखिए, जो एनालिटिकल बैलेंस होता है ना बेटा, वो इस तरीके का एक डब्बा होता है जिसमें कि ऐसे एक पलड़ा लगा हुआ होता है ऐसा, ठीक है। यहाँ पर एक साइन लगा होता है ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ पर एक इंडिकेटर लगा होता है, ठीक है। और इसको दोनों साइड में दरवाजे होते हैं, इधर से खोलते हैं। यहाँ पे एक नॉब लगा हुआ रहता है, जो कि कल हम उसके बारे में पूरा सिखाएंगे आपको कि कैसे होता है, ठीक है। एनालिटिकल बैलेंस का यूज इसलिए किया जाता है, ये इतना ज्यादा एक्यूरेट होता है कि दशमलव के 4 अंक तक एक्यूरेट रिजल्ट निकालता है। कहां पर? दशमलव के 4 अंक तक ये रिजल्ट निकालता है। जो बड़े बड़े हमारे पास जो तराजू होते हैं, फिजिकल बैलेंसेस जो होते हैं तराजू है, उसमें आप 1 ग्राम से तौल सकते हो। कितना तौल सकते हो? अगर आपके पास 1 ग्राम का बैट है तो वहां से लेकर 10 किलो, 50 किलो, 100 किलो तक तौल सकते हैं, ठीक है। मगर यहां पर आप 100 ग्राम से 0.0002 ग्राम तक तौल सकते हैं, ठीक है। यहां पर इसका यूज करते समय आपको 2 टाइप के वेट्स बट का इस्तेमाल करना होता है, जिसमें पहले होता है मेजर वेट्स और दूसरा होता है फ्रैक्शनल वेट्स। मेजर वेट्स में पाया जाता है 200 ग्राम से 100 से चालू करते हैं, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 20 ग्राम, 10 ग्राम, 5 ग्राम, 2 ग्राम और 1 ग्राम। अब एक चीज देख रहे होंगे यहाँ पर कि जहां पर भी हमने 2-2 लिखा है वहां पर 2 बार लिखा है, ठीक है। तो ये बात वैसे ही होता है, जो डब्बा होता है उसमें 2 वाले जितने भी होंगे, चाहे वो 2 हो, चाहे 20 हो, चाहे 200 हो, 2-2 होंगे, ठीक है। 1 ग्राम तक रहता है इसमें। अब 1 ग्राम से नीचे जो होता है ना, वो फ्रैक्शनल वेट बॉक्स में आता है। 500 mg, 200 mg के 2, 100 mg, 50 mg, 20 के 2 और 10। कितना? 10 मिलीग्राम तक, है ना। मगर 10 मिलीग्राम के नीचे कोई वेट नहीं होता है, उसके नीचे आपको एक इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट यूज करना होता है, जो बारीक तार होती है, नाइक्रोम की तार होती है, छोटी सी इतनी बड़ी, ठीक है। इस तार का नाम होता है, क्या नाम होता है इसका? राइडर। क्या नाम होता है? राइडर। ऐसा कुछ गाना होगा, हाँ, ये इसी के ऊपर बना, भाई के ऊपर, ठीक है। हाँ, और राइडर को राइडर क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका शेप ऐसा होता है कि जैसे राइडर लोग ऐसे राइड करते हैं ना, हाँ, तो ये जो ये दिख रहा है आपको, ये इसके ऊपर राइडर को ऐसे बिठाया जाता है राइड करने के लिए, इसलिए उसका नाम राइडर है, ठीक है। अब राइडर की खास बात ये, इसका वेट होता है इतना। राइडर का वेट कितना होता है? 0.0002 ग्राम। यूनिट बताना है आपको साथ। फिर से बोलिए, कितना होता है इसका वेट? 0.0002 ग्राम। फिर से 0.0002 ग्राम, ठीक है। दिस इज द लीस्ट वेट दिस एनालिटिकल बैलेंस कैन बी। यह वह न्यूनतम मान होता है जिसको हम इस एनालिटिकल बैलेंस की सहायता से तौल सकते हैं, ठीक है। और किसी भी इंस्ट्रूमेंट, ध्यान से समझो बेटा, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए जो लीस्ट वैल्यू होती है, जिसको आप मेजर कर सकते हो उस इंस्ट्रूमेंट से, उसको बोला जाता है लीस्ट काउंट।
लीस्ट काउंट या अल्पतमांक उस इंस्ट्रूमेंट का पढ़ा होगा फिजिक्स में, है ना। लीस्ट काउंट मतलब वह न्यूनतम मान जो कि आप उस इंस्ट्रूमेंट से परिशुद्धता पूर्वक नाप सकते हो। तो इससे कितना नाप सकते हैं, कितना छोटे वैल्यू नाप सकते हो आप? 2 क्वेश्चन बनते हैं। व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ एनालिटिकल बैलेंस? व्हाट इज द वेट ऑफ राइडर? आई बात समझ में? ये 2 क्वेश्चन और होते हैं, ठीक है। तो इसलिए बताया कि इंपॉर्टेंट होता है, इसको ये समझा दिया इसको, ठीक है। और लिखने का तरीका यह होता है कि जब भी वेट्स आप लिखेंगे तो इस तरीके से लिखें कि हमेशा 4 डिजिट्स दिखती रहे। कैसे 4 डिजिट? मान लेते हैं आपने 50 ग्राम लिया, 50 ग्राम का एक बंड लिया, तो आप उसको ऐसे लिखोगे 50.0000 ग्राम, ऐसा, ठीक है। 3 ग्राम लिया तो ऐसा, 500 मिलीग्राम लिया तो 500 मिलीग्राम लिया तो 0.5000 ग्राम। अब देखो यहाँ पर ऐसा आएगा, लास्ट का वाला जो 0 होता है ना वो बेकार होता है बेसिकली, वो सिर्फ राइडर के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए 500 मिलीग्राम को ऐसे लिखोगे, 50 मिलीग्राम को ऐसा लिखोगे, 20 मिलीग्राम को ऐसा, ठीक है। ये सब लिखने का तरीका है वेट, ठीक। तो समझ में आया? इस तरीके से आप डबल टाइट्रेशन करेंगे और कमर्शियल विनेगर में एसिटिक एसिड की स्ट्रेंथ निकाल सकते। थोड़ा बहुत समझ में आया? विदाउट नहीं, आप पूछ सकते हो, पक्का? ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। थैंक यू।